हेलो गाइस, माय नेम इज राज गुप्ता एंड यू आर वाचिंग ऑन क्रेडिट पाथ। तो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे अब आई है सीरीज। हम बात करें क्लास 9th क्लास 10th की ऑन विच सब्जेक्ट हम बात करें एसएसटी पर। ठीक है, सो आपको सारी एसएसटी की वीडियोस मिल जाएंगी। यहाँ पे हम बात करें समरी टाइप में। अगर आपको पेपर देना है मान लो 2 दिन बाद, सो यस यू कैन वॉच दिस। एंड अगर आप किसी अच्छे पेपर की तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, और आपको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, देन ये वीडियो आपके लिए बनी है। ठीक है, सो फॉर एकेडमिक्स मीन्स क्लास 9th और क्लास 10th के पेपर्स के लिए, और फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। ओके, सो ये वीडियो दोनों के लिए हम बात करें बेस्ड की गई है। तो अगर आपको लगे कि थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट है तो सोच लेना कि ये थोड़े अच्छे लेवल पे है। ठीक है, सो दोनों देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सो चैप्टर नंबर 3 है, हम बात करें चैप्टर नंबर 3। क्या ये? कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। सो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन हम बात करें। सो गाइस, कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है हमारा सबसे लॉन्गेस्ट लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। ठीक है, जिसको बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा था। तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पहले से, तो हम उसी के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे कि साउथ अफ्रीका में कैसा कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या प्रोवाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है। ठीक है, सो बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, हम जानेंगे उसके बारे में। ठीक है, सो स्टार्ट कर लेते हैं। सो पहली चीज, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में कैसा हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन था। सो गाइस लेट मी चेंज द कलर वंस प्लीज। ठीक है, सो अपार्थेड। अपार्थेड एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का नाम है जिसमें क्या होता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। क्या होता है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। सो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मीन्स ब्लैक एंड वाइट के बीच में क्या होता है, हम बात करें डिस्क्रिमिनेशन की। अगर तुम काले हो तो आपको क्या किया जाएगा, आपको जो वाइट लोग यूज़ करते हैं वो यूज़ करने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन क्या यूनिक है किसका, साउथ अफ्रीका में हम बात करें। तो ब्लैक्स वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज। सो ब्लैक्स को उस एरिया में नहीं रहने दिया जाता था जहाँ पे वाइट रहते थे। ठीक है, सो बेसिकली, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम का ग्रुप है हमारा, वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और कमेंट में बता देना कि आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो बी ऑप्शन, ट्रेन्स, हॉस्पिटल, टॉयलेट्स, बीचेस एक्सेट्रा वर ऑल सेपरेट फॉर द ब्लैक्स एंड वाइट्स। ठीक है, सो ट्रेन्स, हॉस्पिटल, टॉयलेट्स, बीचेस, या हम बात करें सिनेमा हॉल्स, बहुत सारी चीज़ें आप ले सकते हो। तो ये क्या था, हर किसी के लिए सेपरेट थे, ब्लैक्स के लिए भी और वाइट्स के लिए भी। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन। क्या बोलते हैं हम इस चीज़ को, सेग्रीगेशन। ठीक है guys? और अगर हम आगे बात करें इसमें, द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, हमारे इंडिया में कौन सी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी। और आप कमेंट में बताओगे मुझे कि कब फॉर्म हुई थी। ठीक है, सो इट्स योर ड्यूटी टू टेल मी ये कब फॉर्म हुई थी। सो एएनसी मीन्स अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वॉज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, जिसने स्ट्रगल किया था किसके अगेंस्ट, सेग्रीगेशन पॉलिसी के अगेंस्ट। सो कौन सी एक हम बात करें अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जिसने स्ट्रगल किया था, वो थी एएनसी। क्या थी, एएनसी। द फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फंक्शन हो सकते हैं। तो अगर कोई कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहे तो उसमें क्या क्या उसके फंक्शंस होने चाहिए जो बेसिक होते हैं। ठीक है, वो क्या क्या होने चाहिए। पहली चीज़, क्यों क्या करे, बेसिक रूल्स प्रोवाइड करे, टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स। किस चीज़ के लिए, मिनिमल कोऑर्डिनेशन के लिए। किस चीज़ के लिए, मिनिमल कोऑर्डिनेशन। जो क्या करे, मिनिमल कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करे अमंग्स द मेंबर ऑफ सोसाइटी। मान लो अगर हमारे पास ऐसा रूल ना हो, कि हम किसी और पर्सन के बारे में कुछ बुरा नहीं बोल सकते। ठीक है, यस वी हैव राइट टू स्पीच, बट राइट टू स्पीच इन द मैनर कि हम किसी और की फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये क्या करता है, एक मिनिमल कोऑर्डिनेशन बना के रखता है एक सोसाइटी में। ठीक है, जैसे हम बात करें एबोलिशन ऑफ हम बात करें अनटचेबिलिटी, बहुत ज़रूरी था कि अनटचेबिलिटी को हटा दिया गया है ना। अनटचेबिलिटी को हटा दिया गया, वरना क्या होता, आज भी वो चीज़ चल रही होती। तो हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है कि ये सब नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से आज हम अच्छे से रह पा रहे हैं। दूसरा पॉइंट, टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन इन अ सोसाइटी। तो ये स्पेसिफाई करता है कि किसके डिसीजन चलेंगे एक सोसाइटी में। फॉर एग्जांपल, एक गांव में किसके डिसीजन चलते हैं, हम बात करें प्रधान के। ठीक है, हम बात करें, ठीक है, पंचायत क्यों बनाई जाती है, तो पंचायत का हेड
तो उस तरह से। और एक अगर हम बात करें पूरी कंट्री के डिसीजन कौन लेता है, प्रेसिडेंट या पीएम, ठीक है। अगर हम बात करें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो प्रेसिडेंट, अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर कब लेता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। सो टेंशन मतलब 10th में भी हम सब कुछ पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट की क्या पावर होती है, प्राइम मिनिस्टर की क्या पावर होती है, एंड देन फिर 11th में भी क्या पढ़ेंगे हम, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की अलग अलग पावर। सो 10th में थोड़ा कम पढ़ेंगे, और जो 11th उसमें बहुत ज़्यादा आएगा उसमें, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आप प्लीज़ जुड़े रहिए, बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिल सकती हैं, ठीक है। थर्ड, टू सेट सम लिमिट ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन्स। तो कुछ लिमिट सेट करना कि आप इतना ही कर सकते हो अपने सिटीजन्स के साथ, ठीक है। अगर एक लिमिट कि आप इतना ही कर सकते हो, जैसे आपके घर वाले आपके ऊपर क्या करते हैं, लगा देते हैं कि आप 10 बजे तक ही घर में आ सकते हो, इससे ज़्यादा ऊपर आए तो घर में एंट्री नहीं। उसी हिसाब से हम बात करें तो क्या करती है वो, एक लिमिट सेट करता है कौन, कॉन्स्टिट्यूशन, एक गवर्नमेंट के ऊपर कि आप इतना ही कुछ कर सकते हो, लगा सकते हो अपने सिटीजन्स के ऊपर, ठीक है। सो टू अनेबल दैट गवर्नमेंट टू, मतलब फोर्थ पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इज टू अनेबल दैट गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पायरेशन ऑफ अ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशन फॉर जस्ट अ सोसाइटी। सो एक मतलब वो गवर्नमेंट को क्या करता है, पावर देता है कि वो सिटीजन्स की क्या कर सके, नीड पूरी कर सके, एस्पायरेशंस पूरी कर सके, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को, फुल मतलब इतनी पावर्स देता है कि वो क्या कर सके, सिटीजन्स की जो जितनी भी नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं, वो क्या कर सके, पूरी कर सके। सो ये कहते हैं फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड हम बात करते हैं क्या, टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे मतलब एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़े। कौन, साउथ अफ्रीका, ठीक है। सो एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड हैड इंक्रीज्ड द वाइट रिजाइन चेंज इट्स पॉलिसीज। सो जैसे जैसे प्रोटेस्ट और स्ट्रगल्स बढ़े तो क्या हुआ कि अपार्थाइड के हिसाब मतलब उसके खिलाफ, अपार्थाइड के खिलाफ जब भी प्रोटेस्ट और स्ट्रगल बढ़ने लगे तो क्या हुआ कि वाइट लोगों को, हम बात करें वाइट सोसाइटी को, अपनी पॉलिसीज चेंज करनी पड़ी, ठीक है। क्या करनी पड़ी, पॉलिसीज चेंज करनी पड़ी। After 2 years of discussion and debate, they came out with one of the finest constitution that has ever had. The constitution inspires democrat all over the world. So 2 साल बाद, बहुत ज़्यादा डिस्कशन डिबेट के बाद, वो एक ऐसे बहुत ही अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आए, और उन्होंने क्या किया, बहुत सारे जो डेमोक्रेट्स थे, जो डेमोक्रेट्स मीन्स जो डेमोक्रेसी में बिलीव करते थे, उसके एक्सपर्ट्स बोल लो, उनको उन्होंने इम्प्रेस किया, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लाए वो, ठीक है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, तो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम बात करें, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एज फार बैक इन 1928 मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। सो 1928 में हम बात कर रहे हैं, कब की, 1928 की, अभी हम क्या हैं 2021 में। सो मोतीलाल नेहरू और 8 कांग्रेस लीडर्स, हम बात करें कांग्रेस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमें आज़ादी दिलाने में। सो अभी कांग्रेस के पास कोई लीडर नहीं है, यही यही रीज़न है कि वो अभी क्या है, बैकफुट पे, ठीक है। बट यस, अगर लीडर आएगा तो यस, वो पावर में आने के अभी योग्य हैं। सो मोतीलाल नेहरू और 8 अदर कांग्रेस लीडर ने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। ड्राफ्ट मीन्स कि उसका एक टाइटल हो, उसके अंदर आर्टिकल्स हों, प्रोविजंस हों, हम बात करें तो ड्राफ्टेड मतलब सिर्फ एक स्ट्रक्चर, ढांचा, जैसे घर बनाते हैं तो सिर्फ ईंटें ईंटें क्या हो, ढांचा, फिर उसके बाद प्लास्टर, पेंटिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर हम बात करें, या हम बात करें इंटीरियर की, सो सब बाकी था, लेकिन एक ड्राफ्टिंग की सिर्फ किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर इंडिया। In 1931, the resolution at the Karachi session of the INC dwelt on how independent India's constitution should look like. So 1931 में क्या हुआ, एक रेजोल्यूशन, हम बात करें एक तरह से बिल बोल लो अगर आज की डेट में, तो बिल क्या किया, कराची सेशन में उसे सामने रखा गया कि कैसा आज़ाद इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दिखना चाहिए, ठीक है, कैसा दिखना चाहिए हम बात करें, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैज हैड 299 मेंबर्स। तो जो असेंबली थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसके कितने मेंबर थे, 299 मेंबर्स थे, ठीक है। हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे बना, ये तो था कि जो अभी हमने पढ़ा वो क्या था, ये हमने पढ़ा टुवर्ड्स ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। फॉर्मली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच हैड बीन इलेक्टेड फॉर अनडिवाइडेड इंडिया। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो किसने बनाया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने,
और ये इलेक्ट की गई थी फॉर अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब पार्टीशन के पहले की बात है 1931। सबको पता होगा पार्टीशन 1947 में हुआ है। सो इनकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 एंड, और जो रीअसेंबल हुए थे वो कब हुए थे 14 अगस्त 1947 फॉर द डिवाइडेड इंडिया, मींस पार्टीशन हो चुका था। ठीक है। सो पहले 299 मेंबर थे, फिर डिक्रीज हुए, तो डिक्रीज हो गया कितना है वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड ठीक है। सो ये सब हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये क्या हुआ, पहले 9 दिसंबर को मिले फॉर द अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब पार्टीशन नहीं हुआ था। एंड देन जब दोबारा रीअसेंबल हुई तो क्या हुआ, पार्टीशन हो चुका था। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इट्स मेंबर वर चूजन बाय द इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय द मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। सो जो मेंबर्स थे, हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, क्या थे, मेंबर्स थे, है ना, वो क्या थे, दो जगह से लाए गए थे। कहाँ से, प्रिंसली स्टेट से हम बात करें, प्रिंसली स्टेट से, और कहाँ से लाए गए थे, प्रोविंसेस से। ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स मतलब जहाँ पे पहले से राजा वाजा को जो होता था ना, तो उस हिसाब से। तो ये दो जगह से मेंबर लाए गए थे, हम बात करें प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है। तो ये हुआ, फिर मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्ट किए गए अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर उसको असेंबल किया गया। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज composed roughly along the line suggested by the committee of the British cabinet. So जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको किस हिसाब से बनाया गया था, जिस हिसाब से ब्रिटिश कैबिनेट ने उसको बताया था, ब्रिटिश कैबिनेट। ठीक है, ब्रिटिश कैबिनेट, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कैबिनेट मिशन। क्या बोलते हैं इसे, कैबिनेट मिशन। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो उसी लाइन्स पे बनी थी, मतलब जैसे हम बात करें, अगर ये बताया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, मतलब सॉरी, ये बताया था अगर ब्रिटिश कैबिनेट ने, तो इसी के जस्ट थोड़ा सा हम बात करें ऊपर, ही ऊपर क्या थी, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। ठीक है, रफली ऑन द लाइन इसलिए लिखा हुआ है। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैबिनेट मिशन। तो अगर हमारा पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन किस मिशन के दौरान बना है, तो बना है कैबिनेट मिशन के हिसाब से। ठीक है। सो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज क्या है, गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो पहली वैल्यू, द ड्रीम ऑफ इंडिया डेट हैज एलिमिनेटेड इन इक्वेलिटी। सो जो ड्रीम था इंडिया का वो क्या था, कि वो एलिमिनेट कर दे किसको, इनइक्वेलिटी को। बिकॉज हम सब जानते हैं कि पहले क्या था, इनइक्वेलिटीज बहुत ज़्यादा थी, गरीब पुअर, मतलब गरीब अमीर, तो ये ज़्यादा था पहले। ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बताया था, हु प्लेड अ की रोल इन द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हु मेड अ की रोल, प्लेड अ की रोल इन द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया था, हम बात करें। तो अगर आप में से कोई मुझे बता सकता है कि डॉक्टर अम्बेडकर को किस, मतलब कैसे उनको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, तो अभी मेरी बात सुनने से पहले कमेंट सेक्शन खोलो, उसमें लिखने की कोशिश करो कि क्यों। तो मैं आप बता देता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर को हम बात करें क्यों कहा जाता है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसके अंदर थी एक ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, जो लास्ट में क्या करते थे, जो भी डिस्कस होता था उसको लिखते थे। ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी, एंड ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, हेडेड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है। सो जैसी नॉलेज हम बात करें अंबेडकर साहब के पास थी, ऐसी नॉलेज किसी के पास नहीं थी, किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की। हर वर्ड का मतलब पता था किसको, अंबेडकर जी को। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ नेशन। बिकॉज मेंबर्स तो बहुत सारे थे जिन्होंने हेल्प की, बट एक की रोल, जो वर्ड्स हैं वो सारे किसके हैं, अंबेडकर जी के। ठीक है। सो ये क्या था, इसलिए उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ नेशन। The constitution began with a short statement of its basic values. This is called the preamble of the constitution. आप सबकी बुक के, मतलब एसएसटी की बुक के सामने हम बात करें, स्पेशली सिविक्स की बुक के 2-3 पेज छोड़ के लिखा होता है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हर बुक में लिखा होता है एनसीईआरटी की प्रियम्बल, खासकर सिविक्स की, किसी और में लिखा हो ना लिखा हो, सिविक्स की बुक में हमेशा लिखा होता है। हम बात करें पॉलिटी की बुक में हमेशा लिखा होता है प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या, शॉर्ट स्टेटमेंट, ये बताता है कि अंदर क्या है। वो एक तरह से हम बात करें ट्रेलर है, बाकी पिक्चर क्या है अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। सो इंस्पिरेशन क्या थी, यूएस का भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टार्ट होता है एक शॉर्ट स्टेटमेंट से, जिसको वो प्रियम्बल बोलते हैं। ठीक है। समझ गए प्रियम्बल क्या होता है, प्रियम्बल होता है एक शॉर्ट स्टेटमेंट जो दर्शाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का है। सो समरी पढ़ लेते हैं प्रियम्बल की। प्रियम्बल क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolve
solemnly resolve to constitute India into sovereign socialist ऐसे कंट्री, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हम मत करें, ठीक है। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें उसमें। तो समरी पढ़ लेते हैं हम एक तरह से। सो स्टार्ट किससे होता है? प्रियमल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है, एक तरह से हम बात करें, डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ पीपल। So we the people of India means the constitution has grown up and enacted by the peoples through their representative and not handed them by any king or outside power। मतलब क्या है इसका? ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये खुद पीपल्स ने बनाया है, और ये किसी किसी को उन्होंने, मतलब उनको किसी ने दान में नहीं दिया है, या किसी आउटसाइड पावर ने उनको नहीं दिया है। उन्होंने खुद इनेक्ट किया है, खुद को ही दिया है उन्होंने, इस तरह का मानना है। इसलिए जो हमारा पीएमएल है वो स्टार्ट होता है किससे? वी द पीपल ऑफ इंडिया। सेकंड बात कर लेते हैं किसकी? सॉवरेन की। सॉवरेन मीन्स, सॉवरेन अगर मैं एक लाइन में बोलना चाहूँ तो क्या बोल सकता हूँ सॉवरेन को? सॉवरेन होता है स्ट्रॉन्ग इंटरनली एंड इंडिपेंडेंट एक्सटर्नली। मीन्स हम अंदर क्या कर सकते हैं, जो हमारी बाउंड्रीज हैं उसके अंदर सिर्फ हमारी चलेगी, बाहर की आउटसाइड पावर हमें अफेक्ट नहीं कर सकती। सो क्या है इसमें? पीपल हैव पावर, पीपल हैव सुप्रीम पावर टू मेक डिसीजन ऑन एक्सटर्नल और इंटरनल मैटर। नो आउटसाइड पावर कैन डिक्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कोई भी आउटसाइड पावर हमें डिक्टेट नहीं कर सकती, ठीक है। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट में वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शेयर्ड बाय सोसाइटी। सोशलिस्ट इंडिया क्या, एक सोशलिस्ट कंट्री जहाँ पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, हम बात करें जो मनी है, वो कौन गवर्न करता है? स्टेट। तो स्टेट क्या करती है, क्यों करती है ऐसा? गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस द सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। मान लो अगर इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री नहीं होती, सो क्या होता? जो रिच एंड पुअर डिवाइड है, रिच एंड पुअर डिवाइड, वो क्या होता? बढ़ जाता बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। रिच एंड पुअर डिवाइड मतलब जो गरीब था वो बहुत ज़्यादा गरीब हो जाता, और जो अमीर था वो बहुत ज़्यादा गरीब हो जाता। तो सोशल वेलफेयर के लिए इंडिया ने क्या अपनाया? सोशलिस्ट, ठीक है, सोशलिस्ट, ठीक है। सोशलिस्ट मतलब जो वेल्थ है वो जनरेट होगी क्या? सोशली, और सबके द्वारा शेयर की जाएगी, ठीक है। तो ये एक मतलब था किसका? सोशलिस्ट का, ठीक है। सेक्युलर, सिटीजन हैव फुल फ्रीडम टू चूज देयर रिलीजन, देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन, ठीक है। सो सेक्युलर मतलब हर किसी को फ्रीडम है चूज करने का अपना खुद का रिलीजन। सो कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता, थोप नहीं सकता अपना रिलीजन, ठीक है, थोप नहीं सकता। देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन एंड गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजियस बिलीव एंड प्रैक्टिस विद इक्वल रिस्पेक्ट, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करेगी? सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करेगी एंड प्रैक्टिस करेगी विद इक्वल रिस्पेक्ट, ठीक है। सो सिटीजन के पास क्या है? फुल फ्रीडम है टू चूज इट्स हिज और हर religion। Democratic means form of government where people enjoy all political rights। Democratic means एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे जो पीपल हैं वो क्या करें? सारे पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय करें, एंजॉय करें मीन्स वोटिंग, ठीक है। सो वोटिंग हम बोल सकते हैं एक पॉलिटिकल राइट है जो कि हमारा इंटरेस्ट शो करता है, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन पॉलिटिकल राइट है, ठीक है, जिसके बिना हम रह सकते हैं, बट हाँ अगर वो इंटरेस्ट होता है लोगों का, ठीक है। सो रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक मीन्स जो हेड है स्टेट का वो इलेक्ट किया जाएगा। सो द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट अ हेरिडिटरी पोजीशन। मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। मीन्स द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड, अगर हम शॉर्ट में बोलना चाहें क्या? ब्रदरहुड, ठीक है। So all of us behave as if we are member of the same family. No one should treat a fellow citizen as inferior, ठीक है। सो हम क्या करेंगे? बिहेव करेंगे एज वी हैव वी आर बिलोंग टू अ सेम फैमिली, एंड कोई भी सिटीजन दूसरे सिटीजन को नीच, मतलब छोटी जाति का बोल के ऐसा मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। सो एज इंफीरियर नहीं हो सकता, ठीक है। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 3। सो थैंक यू, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट as many as possible. So this is about chapter number 3 of democratic politics part 1. So thank you for watching my video and take care. Bye bye. Meet me in the next chapter.